जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा आपको, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आपको जो भी प्रश्न बताने वाले हैं वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आपका अभी तक एसएससी जीडी का तैयारी नहीं हुआ है तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, आपके एग्जाम में चार चांद लगा देगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, भारतीय संविधान का किस अनुसूची में दल बदल विरोधियों का कानून पद का प्रावधान है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपके भारतीय संविधान से आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सवाल क्या कह रहा है कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, यानी किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, ये सवाल आपका कह रहा है। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो संविधान है, संविधान को बनने में जो टोटल समय लगा था वह लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय आपका संविधान को बनने में लगा था। याद रखिएगा, संविधान को बनने में, जो भारत का संविधान है उसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अनुसूची को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। याद रखिएगा, उसमें पूछ रहा है कि दल बदल किस कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो यह आपका आता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। मैंने अभी आपको बताया कि संविधान में टोटल 12 अनुसूची होता है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा आता है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आपका कौन सा आता है? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का वेतन आता है। वेतन इसमें आता है। ठीक है ना, वेतन इसमें क्या आता है? दूसरे अनुसूची में आपका वेतन आता है। राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सबका दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। और 8वीं अनुसूची को देख ले, 8वीं अनुसूची को देख ले। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। मतलब इसमें 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। 10वीं अनुसूची आपका हो गया दल बदल विरोधी कानून। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका कोई भी डाउट न रहे। जैसे में सबसे पहले संविधान जो बना था उसका समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक बनाकर तैयार कर लिया गया था। तैयार कर लिया गया था। इसको बनाने में जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। इसको बना लिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। इसको भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसको कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था। संविधान को बनाने में जो टोटल खर्च आया था वह 64 लाख रुपया खर्च आया था। ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्लियर किया? अनुसूची आपके संविधान में 12 होते हैं, 12 अनुसूची होते हैं। उसमें से दल बदल विरोधी कानून पूछ रहा है कि किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो यह आपका आता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगर आपके एग्जाम में पूछे, अगर आपकी एग्जाम में पूछे कि 8वीं अनुसूची में क्या आता है, तो 8वीं अनुसूची में आपका भाषा आता है। दूसरी अनुसूची में आपका वेतन आता है। और पहला जो अनुसूची है उसमें भारत के राज्य और केंद्र प्रदेश आते हैं। भारत के राज्य और केंद्र प्रदेश अनुसूची 1 में आते हैं। ठीक है ना। सारे इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है? सतरिया। सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? एकदम पॉपुलर
सवाल है सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है। उससे पहले हम लोग सभी ऑप्शन को बारी बारी से देख लेते हैं। मणिपुर, मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वह आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर का सबसे जो प्रसिद्ध है वह क्या हो जाएगा, कोई बताइएगा। लाई हो जाएगा, लाई। लाई वहां का एक लोक नृत्य है जो कि सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, मणिपुर का लाई होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए लाई कहाँ का लोक नृत्य है तो मणिपुर का लोक नृत्य है। लाई कहाँ का लोक नृत्य है, मणिपुर का लोक नृत्य है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आपका होता है नौटंकी। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है तो आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। असम का आपका बिहू हो जाएगा। असम का कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा, बिहू। असम का कौन सा हो जाएगा, बिहू। और असम का यही वाला सतरिया भी कहाँ का है, असम का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मतलब बिहू और असम का बिहू और सातरिया असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है, कुचिपुड़ी होता है, कुचिपुड़ी होता है। मैं कहूंगा अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आज का यह क्लास आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दिलाकर रहेगा, क्योंकि इस क्लास में जो भी प्रश्न बताने वाले हैं वो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। 3 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, 3 नंबर आपका सवाल है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने भारत में बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें पहला आंदोलन आता है चंपारण आंदोलन। सबसे पहले कौन सा आंदोलन होता है, चंपारण आंदोलन आता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया आंदोलन कौन था, पहला आंदोलन कौन था, चंपारण आंदोलन, या इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब आपका हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, जब अंग्रेज आपके भारत पर राज कर रहे थे तो जब बिहार में आए थे तो इन्होंने एक नियम लगा दिया था। जो अंग्रेज आए थे बिहार में एक नियम लगा दिए थे कि जिसके पास 20 कट्ठा खेत है उसमें से 3 कट्ठा खेत की नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। मतलब जिसके पास 20 कट्ठा खेत है उसके पास 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। इसी को देखते हुए राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को बिहार में बुलाया। राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को यह चंपारण सत्याग्रह बुलाया आंदोलन करने के लिए कि अंग्रेज हमको ऐसे करा 3 कट्ठा नील करने के लिए बोल रहा है। तो यही राजकुमार शुक्ला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पश्चिमी चंपारण में महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है ना, ये तो हो गया, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। लेकिन जब आंदोलन गांधी जी कर रहे थे यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह आकर, तो अंग्रेज जो थे वो महात्मा गांधी जी को मारना चाहते थे। ठीक है, कोई भी आप किसी को भी खराब करेंगे तो आपको मारना ही चाहेगा। तो वही महात्मा गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, तो जो अंग्रेज थे वो मारना चाह रहे थे महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो एक बार की बात है, जब महात्मा गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेज ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। उनके खाने में क्या मिला दिया था, जहर मिला दिया था। और जो एक व्यक्ति था, मतलब कैसे अंग्रेज जो था वह मतलब एक आदमी को खाना दिया कि जाओ देकर आओ महात्मा गांधी जी का, और उसमें जहर मिला दिया था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था बत्तख मियाँ, जो खाना पहुंचाने जा रहा था। ठीक है, बत्तख मियाँ। तो यहाँ पर सवाल आपका पूछता है, बत्तख मियाँ ने महात्मा गांधी जी का जान बचा लिया था। ठीक है ना, बत्तख मियाँ ने सोचा कि महात्मा गांधी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए उस थाली जो प्लेट था खाना वाला उसको चेंज कर दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका सवाल बनता है, महात्मा गांधी जी का जान किसने बचाया था, बत्तख मियाँ ने बचाया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी का जान किसने बचाया था, बत्तख मियाँ ने बचाया था। ठीक है, आगे उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आपकी याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जीएस से है, आपको पहले क्लियर कर दे। आपके एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जीके जीएस, जिसमें से आपका जीके जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना, 20 क्वेश्चन। तो वही जीएस वाला सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का
सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। भारत में मौद्रिक नीति, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत में जो मौद्रिक नीति रहता है, जो पैसों को लेकर जो नीति रहता है, उसे कौन बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, याद रखिएगा, ये आपका आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। याद रखिएगा, इसका स्थापना अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, नीति आयोग को भी क्लियर कर लेते हैं। नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और नीति आयोग का नाम चेंज करके योजना आयोग कर, मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, योजना जो नीति आयोग बना है, जो नीति आयोग है, यह आपका योजना आयोग से बना है। ठीक है ना, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था 2015 ईस्वी में। इसलिए कहा जाता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है, 6 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। एकदम पॉपुलर सवाल है, आपको याद होना चाहिए। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्य आपका भारत में कहाँ उगता है, सबसे पहले सूर्य भारत में कहाँ उगता है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में उगता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे सूर्यों का राज कहा जाता है, सूर्योदय का राज कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। अगर पूरे ऑल वर्ल्ड में पूछ दे कि सबसे, मतलब पूरी दुनिया यानी विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, किस देश में उगता है, तो वो आपका जापान में उगता है। सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, जापान में उगता है। कहाँ में उगता है, जापान में उगता है। सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, जापान में उगता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर आपका सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। याद रखिएगा, औरंगजेब ने। किसने लागू किया था, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जजिया कर को किसने लागू किया था, औरंगजेब ने लागू किया था। याद रखिएगा, जजिया कर को किसने लागू किया था, औरंगजेब ने लागू किया था। ये आपके एग्जाम के लिए एसएससी जीडी में आने वाला सवाल है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आज का जो यह क्लास है आपको वर्दी दिलाकर रहेगा, सिलेक्शन दिलाकर रहेगा। अगर आप वास्तव में अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए ही है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस पर डेली आपको सुबह 8 बजे क्लास होता है। डेली इस पर सुबह 8 बजे क्लास होता है। जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाएगा, डेली आपको इसी चैनल पर क्लास मिलेगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वास्तव में सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और डेली क्लास करेंगे। डेली क्लास करने से फायदा है, आप घर पर भी पढ़ाई कीजिए और जो मैं रिविजन करवा रहा हूं वो भी कीजिए। इस बार रिजल्ट आपका जरूर होगा, सिलेक्शन होगा। 99% चांस है इस बार रिजल्ट आपका होगा। अगर आप घर पर मेहनत करते हैं और जो मैं बताता हूं रिविजन उससे कर लेते हैं तो इस बार रिजल्ट पक्का है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, 8 नंबर आपका सवाल है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो आपका होता है वह कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा या कोई सोडियम क्लोराइड होगा, क्या होगा बताइए कोई। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर आपका आ रहा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड
क्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड होता है। ये आपके जीएस में पूछेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। 9 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी जो झील है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील। कौन सा झील हो जाएगा? वेम्बनाड झील। यहाँ पर चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? बुल्लर झील हो जाएगा। यह सबसे बड़ा झील भी इसको हम लोग कहते हैं। जैसे में चिल्का झील पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील, ये आपका ओडिशा में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बुल्लर झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। और सबसे लंबी झील की बात कराए तो वेम्बनाड झील। आगे चलिए, 10 नंबर आपका सवाल कर रहा है, जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनुच्छेद 360 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 360 आपका किससे संबंधित है? याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 360 है यह आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल से आपका ये संबंधित है। वित्तीय आपातकाल जब लगता है, मतलब जब वित्तीय आपातकाल लगाना रहता है तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 360 के तहत। ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत है। और राष्ट्रपति जो शासन करता है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत करता है। यहाँ पर तीनों आपको क्लियर किए, तीनों याद रखिएगा, तीनों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार हो जाए, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल से। पहले क्लियर हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल से अनुच्छेद 352 संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 से संबंधित है। क्लियर हो गया। ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कहला है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? एकदम पॉपुलर सवाल है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड का फेस्टिवल है। नागालैंड का महत्वपूर्ण त्योहार है। हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है? तो ये आपका नागालैंड का त्योहार है। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये आपका नागालैंड का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वह किसके शासन काल में हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। या जो काउंसलिंग हुआ था वह किसके शासन काल में हुआ था? याद रखिएगा, यह आपका अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? 13 नंबर आपका सवाल है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? पॉपुलर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वह आपका हुआ था 1336 ईस्वी में। हरिहर बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था। दो भाई थे, दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर आपका सवाल है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, जो साइलेंट वैली है वह नेशनल पार्क वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, साइलेंट वैली जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है आपको पता होना चाहिए। जैसे में सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड यानी यूके में हो जाता है। उसी प्रकार से साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? या नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इंग्लिश यहाँ पर दिया है नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नेशनल केरल में आपका हो जाएगा। जिम वाला आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको जवाब देना है कमेंट में।
अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 15 नंबर आपका सवाल है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता हम लोग मापते हैं डेसिबल से नापते हैं। किससे नापते हैं? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, सभी को पता है, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत में जो हरित क्रांति का सब जनक किन्हें माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, हरित क्रांति का संबंध आपका फसल से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपका फसल से है। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार कमेंट पहले कीजिए तो आप लोग, उसके बाद हम अगले प्रश्न को चलते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज कर देंगे, लिंक आपके पास चला जाएगा ग्रुप का, ठीक है। चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। यह फसल से संबंधित है। उसी प्रकार से वर्गीज कुरियन की बात करेंगे तो वर्गीज कुरियन हरित क्रांति श्वेत क्रांति का जनक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 17 नंबर आपका सवाल है, किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा कहा जाता है? किस प्लेनेट को, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? सभी को पता है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या सनशाइन स्टार हम लोग वेनस को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेनस यानी शुक्र को कहते हैं। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं? मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट कहते हैं। सौर मंडल का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो वो आपका जुपिटर हो जाएगा। मरकरी को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार कर लेते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। बृहस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले आपके गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। संविधान के जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हो जाएंगे, याद रखिएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबाई फुले हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, 19 नंबर आपका सवाल क्या है? 19 नंबर आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। इसका स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? ए ओ हयूम ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था? ए ओ हयूम ने किया था। अब सवाल की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? मतलब जब कौन सा अधिवेशन हो रहा था, कौन सा एक तरफ से कह सकते हैं आंदोलन की तरफ है, वो मतलब जो एक तरफ से मीटिंग समझिए, ठीक है, एक तरफ से मीटिंग समझिए। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस सत्र में हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था? याद रखिएगा, ये जो आपका हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस का मतलब होता है, क्या होता है? ऊर्जा गृह। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सभी बच्चे को पता है, कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। नाथुला दरा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दरा किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, नाथुला जो दरा है आपका, वो आपका सिक्किम में स्थित है। वो आपका कहाँ में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। नाथुला दरा आपका कहाँ में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाथुला दरा आपका कहाँ में स्थित है? बताइएगा कोई। नाथुला दरा आपका कहाँ में स्थित है? तो सिक्किम में, ठीक है। आगे चलिए,
अगला नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था, जिसे उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। मतलब ठीक है ना, केसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी जी को दिया गया था, जिन्होंने उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसको लौटा दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 व्यक्तियों को अंधाधुंध गोलियों से मार दिया गया था। उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचा था, जिसका नाम बचा था उधम सिंह ने फिर जनरल डायर को मार दिया था। बात खत्म है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसका नियुक्ति कौन करता है। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट जी करते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह आपका कहाँ का हो जाएगा यक्षगान। याद रखिएगा, यक्षगान का कर्नाटक हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में तमिलनाडु का भी पूछ लिया जाता है, कभी केरल का भी रहता है, बिहू, ये सब ज्यादातर पूछा जाता है। तो उसको याद कर लेना। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, कोई बता सकते हैं भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए कमेंट पे। चलिए 25 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर आपका सवाल क्या है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। पीएच स्केल का रेंज क्या होता है, तो 1 से 14 होता है। 1 से क्या होता है, 14 होता है। पीएच स्केल का 1 से 14 नहीं होगा, जब भी होगा तो कोई भी चीज 0 से 14। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, याद रखिएगा, ये आपका संतूर से हो जाएगा। संतूर एक वाद्य यंत्र है जिसका संबंध पंडित शिव कुमार शर्मा से है। ठीक है, आगे चलिए। 28 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स है, इसका स्थापना 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुआ था। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर वित्त मंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। 29 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपका है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे हराया था। ठीक है, तो किसे हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। यहाँ से 2 सवाल आपका बन गया। सबसे पहले तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में कब हुआ था। पानीपत का पहला जो लड़ाई हुआ था वह कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। याद रखिएगा, नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, याद रखिएगा, तिलहन पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, 31 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल डटीज किस देश से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा, यह आपका लिया गया है रूस से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, जो फंडामेंटल डटीज है वह कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। याद रखिएगा, मानव रक्त का लगभग जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर आपका सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है,
जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है वह किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। 34 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर किसका आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। 35 नंबर आपका सवाल क्या करा? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एकदम पॉपुलर सवाल है, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल क्या करा है? 37 नंबर है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद रखिएगा हीराकुंड जो बांध है यह किस नदी पर है? सबसे पहले तो हीराकुंड बांध है कहाँ? तो ये आपका उड़ीसा में है, ये आपका महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अनुच्छेद 17 का संबंध आपका किससे? तो याद रखिएगा अपशिष्टता कांत यानी छुआछूत के संबंधित से है। ये अनुच्छेद जो 17 है ये छुआछूत जात पात से संबंधित है, अपशिष्टता जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। 39 नंबर आपका सवाल है कि भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच कब चली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की जो पहली ट्रेन है वह मुंबई से थाने के बीच कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच, लगभग में 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। 40 नंबर आपका सवाल है कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा जिंदा पीर के नाम से हम लोग औरंगजेब को जानते हैं। किसको जानते हैं? औरंगजेब को जानते हैं। ठीक है। 41 नंबर आपका सवाल है रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? याद रखिएगा रडार का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। रडार का आविष्कार आपका रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। ठीक है। 42 नंबर आपका सवाल क्या करें? 42 नंबर आपका सवाल है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो उद्यान है वह केबुल लामजाओ है। यह कहाँ स्थित है? ये कहाँ में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ में है? मणिपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कोई बच्चे बता सकते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 44 नंबर आपका सवाल है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका जो हुआ था वह आपका 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल रहेगा गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? याद रखिएगा गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा गरबा कहाँ का हो जाएगा? ग से गरबा और ग से गुजरात। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या है? 46 नंबर आपका सवाल है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है? कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहलाती है? याद रखिएगा कौन सा ऐसा ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है ना। 47 नंबर सवाल है आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा आर्य समाज का जो स्थापना हो जाएगा वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। 48 नंबर आपका सवाल है भारत का स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? जो भारत का स्थलीय सीमा है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है ना। आगे 49 नंबर आपका सवाल है जो कि दिवस से आपकी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर आपका नहीं सवाल है, यहाँ तक 49 नंबर ही सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, जाते जाते अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक जय हिंद जय भारत। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो आप वहां से ले सकते हैं। जय हिंद।